स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले हमने प्रबंध के महत्व के बारे में जानकारी ली थी और उसे समझा था, आज की ऑनलाइन क्लास में हम प्रबंध की प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। प्रबंध की प्रकृति यानी कि नेचर को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रबंध एक बहुविधा है। बहुविधा है। दूसरा पॉइंट है प्रबंध कला, विज्ञान तथा या अथवा दोनों है। यानी प्रबंध कला भी है, प्रबंध विज्ञान भी है, और तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। तीसरा जो पॉइंट है वह है हमारे लिए प्रबंध एक पेशा है। पेशा यानी प्रोफेशन। और चौथा पॉइंट जो है वह है हमारे लिए प्रबंध सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। इन चारों पॉइंट्स को किस प्रकार समझाया गया है उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रबंध एक बहुविधा है। जैसा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा हमारे लिए विधा है। विधा का अर्थ होता है विधि या मेथड्स, और बहु का अर्थ होता है अत्यधिक। यानी प्रबंध जो है वह किसी एक विधा के द्वारा बनाया गया नहीं है। इसमें बहुत सारी विधाएं का उपयोग, बहुत सारे शास्त्रों का उपयोग इसके अंदर किया गया है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास शास्त्र भी बहुत सारे हैं। जैसे हम अगर एग्जाम्पल में लिखें कि शास्त्र कौन कौन से होते हैं, तो हम बात करेंगे समाज शास्त्र, नाम सुना है आपने इसका। राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र, ऐसे भी बहुत सारे शास्त्र हैं। तो मुख्य रूप से बहुविधा का तात्पर्य यहाँ पे यही रहेगा कि हम इन अलग अलग शास्त्रों को आपस में जोड़ लें और एक नया शास्त्र बनाया हमने, और उस शास्त्र के द्वारा हम अपने व्यापार प्रबंध के लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो उपयोग में लेते हैं वह प्रबंध कहलाता है। तो प्रबंध जो है वह व्यवसाय के लक्ष्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन सभी विधाओं का एक सम्मिलित रूप है। इसलिए प्रबंध को हमेशा एक बहुविधा के रूप में माना गया है। सेकंड पॉइंट है हमारे लिए कला, विज्ञान अथवा ये दोनों हैं। अगर बात की जाए कि प्रबंध जब अपने प्रारंभिक काल में था तो वहाँ विद्वानों का मानना था कि प्रबंध एक आर्ट है, ये जन्मजात होती है, इसे किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्रबंध हमेशा व्यक्ति, उसके व्यवहार आदि के द्वारा प्रभावित होता रहता है और वह अन्य लोगों को प्रभावित करता है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने कहा कि प्रबंध में सिद्धांत भी होते हैं, उन नियम होते हैं, तो उन नियमों का पालन करते हैं। इसलिए प्रबंध कला ना होकर के प्रबंध विज्ञान है, लेकिन पूर्ण रूप में इसे विज्ञान नहीं माना गया। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो प्रबंध को कुछ कला भी माना जाता है, कुछ विज्ञान भी माना जाता है, अथवा ये दोनों का ही सम्मिलित रूप है। इसे समझने का प्रयास हम एक चार्ट के माध्यम से करेंगे। अब अगर हम बात करें कि कला के रूप में प्रबंध को किस प्रकार माना गया है, तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध के अंदर व्यवहार और एक अभ्यास, सृजनात्मकता और रचनात्मकता के गुण पाए जाते हैं। व्यवहार में हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग व्यवहार होता है और उस व्यवहार के अनुसार ही वह आचरण करता है। वैसे ही हम कह सकते हैं कि अभ्यास के द्वारा हर व्यक्ति अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निपुणता
ला सकता है। सृजनात्मकता की बात करें तो हर व्यक्ति अपने मन से अनेक वस्तुओं का निर्माण करता है, सृजन करता है और रचनात्मकता में अपनी बुद्धि के द्वारा वे अलग अलग रचनाएं, कविताएं, गद्य पद्य, गीत संगीत लिखने का कार्य करता है। तो कला जो है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो किस प्रकार इसे हम समझेंगे, तो हम यहाँ पे इन सभी के लिए मिला जुला रूप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दो नृत्य करने वाले नर्तकों के मध्य एक ही समय में एक ही गीत पर और एक ही स्थान पर किया गया नृत्य। इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि हमारे पास क्या है, दो नृत्य करने वाले लोग हैं। अब उन दोनों डांस करने वाले लोगों को हम एक ही मंच पर, एक ही समय और एक ही स्थान पर, एक ही गीत पर अगर नृत्य करने के लिए कहें तो हम कंपैरिजन करके ये देख सकते हैं कि नर्तक ए जो है वह नर्तक बी से ज़्यादा अच्छा डांस कर रहा है। तो यहाँ हमें उनके व्यवहार और उनके अभ्यास के आधार पर पता चल जाता है कि व्यक्ति में कितनी रचनात्मकता है उस नृत्य में अपने हाव भाव लाने की और नृत्य करने की शैलियों में, जिस पर हम कह सकते हैं कि एक अच्छा डांसर है और एक दूसरा उससे कम अच्छा डांस कर रहा है। यही बात हम पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी लागू होती है। विषय एक ही रहता है, पाठ्यक्रम एक ही रहता है, लेकिन उसे पढ़ाने के तरीक़ों के माध्यम से हमें किसी एक शिक्षक का पढ़ाया ज़्यादा अच्छे समझ में आता है वनिस्पत दूसरे अध्यापक के द्वारा। कला के बाद अब हम बात करेंगे विज्ञान के रूप में। विचारधारा में विद्वान ये मानते हैं कि इसमें कुछ नियम होते हैं और कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके अनुसार ये सारा कार्य किया जाता है। हमेशा विज्ञान ये मानता है कि किसी न किसी कारण के साथ उसका परिणाम जुड़ा होता है और वो कहते हैं कि उन कारण के द्वारा ही कुछ नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं जिससे वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 + 2 = अगर आप भारत में इसका आंसर ज्ञात करेंगे तो वह आएगा 4। अगर आप इसका आंसर अमेरिका में जाकर के लें तो भी वहाँ इसका उत्तर आएगा 4। यानी विश्व के किसी भी देश, किसी भी कोने में जाकर के अगर हम इस फॉर्मूले के द्वारा इसको ज्ञात करें, इसकी राशि, तो हमेशा हमें 4 ही प्राप्त होगा। यानी कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत होते हैं जिसका किसी भी जगह, क्षेत्र, स्थिति में जाकर के परीक्षण किया जाए तो उसका उत्तर हमेशा वही आएगा जो नियम और सिद्धांतों के द्वारा बताया गया है। दूसरा, हम कारण और परिणाम के आधार पर देखें तो उदाहरण लेते हैं H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक मिलकर के क्या बनेगा, और वह है हमारे लिए आंसर जल। तो अगर हाइड्रोजन के 2 अणु और एक ऑक्सीजन का अणु अगर हम साथ में लेके चलें तो भारत में उसके द्वारा क्या बनेगा, जल बनेगा। और हम इसे अन्य देशों में जाकर के भी अगर इनकी मात्रा आपस में मिलाएं तो भी वहाँ जल बनेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी परिणाम के पीछे कोई कारण होता है और उस कारण के लिए सिद्धांत और नियम आधारित होते हैं। तो ये विचारधारा कहती है कि प्रबंध हमेशा नियम और सिद्धांतों पर बना होता है, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, उनके लिए परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, तो वह हमारे लिए विज्ञान है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि ज्ञान का यह क्रमबद्ध अध्ययन होता है। यानी विज्ञान में हर प्रकार के ज्ञान के लिए एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप उस कार्य को, नियमों को पालन करके हमें परिणाम प्राप्त करने होते हैं। दूसरा है सार्वभौमिक रूप से सर्वत्र लागू है। यानी इसके नियम, जैसे अभी हमने 2 + 2 H2O देखा था, तो ये सारे जो नियम हैं ये सर्वत्र लागू हैं। आप विश्व के किसी भी कोने और देश में जाकर के इन्हें समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह तथ्यों पर आधारित है। यानी विज्ञान के जो सूत्र, नियम और सिद्धांत होते हैं ये किसी न किसी तथ्य पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, प्रबंध परिस्थिति जन्य होने के कारण। यानी प्रबंध जो है उसे विज्ञान क्यों नहीं माना गया है, तो कहा गया है कि प्रबंध हमेशा परिस्थिति जन्य होता है।
यानी हर जगह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, वातावरण उसे प्रभावित करता है और वह अलग अलग होती है। इसलिए इसे शुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस नहीं माना गया है। तो यानी ना तो ये पूरा विज्ञान है, ना ही ये पूरा कला है। इसलिए इसे प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों का सम्मिलित रूप माना गया है। थर्ड पॉइंट है हमारे लिए प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कला और विज्ञान के दोनों के नियम सम्मिलित रूप से जितने भी प्रबंध के लिए नियम बनाए जाते हैं वह सभी व्यवहार जनित होते हैं। यानी हर व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार प्रबंधक अपने नियम और सिद्धांत बनाता है। वहीं सिद्धांतों की बात की जाए तो सिद्धांत हमेशा परिस्थितिजन्य या अभ्यास आधारित होते हैं। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हमारे सिद्धांत डेवलप होते जाते हैं, या हर परिस्थिति के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, तो उन परिस्थितियों के अनुसार कौन सा सिद्धांत लागू करना है और कौन सा नहीं, यह कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियम सिद्धांतों द्वारा कब, कहाँ, कैसे अभिप्रेरित किया जाए। तो यहाँ ये बताया जाता है कि प्रबंधक अपनी व्यवहार और परिस्थितियों और अभ्यास के आधार पर अपने द्वारा बनाए गए नियम सिद्धांतों द्वारा श्रमिकों को अपनी संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कब, कहाँ और कैसे अभिप्रेरित किया जा सकता है वह खुद ही निर्धारित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वर्तमान समय में कला और विज्ञान दोनों का सम्मिलित रूप है। आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।